जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज बाबा साहेब के भाषण की एक और वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। हर हाल में मजदूरों के प्रतिनिधियों को ही चुनना होगा। ये अंश 7 नवंबर 1938 की मुंबई कामगारों की सफल हड़ताल के बाद डॉक्टर BR अंबेडकर के एक भाषण से लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने मजदूरों के सामने आने वाले राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने हड़ताल की सफलता को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मजदूरों को अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए क्या करना चाहिए, जिसमें राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण हासिल करना एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने अखबारों में हड़ताल के बारे में छपी झूठी खबरों की आलोचना की, ये आरोप लगाते हुए कि मीडिया को सरकार और पूंजीपतियों ने खरीद लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कामगारों को कांग्रेस द्वारा बनाए जा रहे जन विरोधी कानूनों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया, ये तर्क देते हुए कि केवल विरोध करना पर्याप्त नहीं है, इसके बजाय मजदूरों को चुनावों में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में ईमानदारी से आजादी की लड़ाई लड़ती है तो वो उसका समर्थन करेंगे, लेकिन वर्तमान में वो केवल जनता को गुमराह कर रही है। इसलिए हर चुनाव में मजदूरों के प्रतिनिधियों को वोट देना सबसे महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को देखते रहें। बाबा साहेब ने भाषण में और क्या कहा था? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। 7 नवंबर 1938 की मुंबई कामगारों की हड़ताल सफल हुई। शाम 1.5 लाख कर्मचारियों की सभा कामगार मैदान पर हुई। हड़ताल से कामगार क्या सबक लें अब, परंतु अगली नीति क्या होनी चाहिए? किस प्रकार प्रत्यक्ष संघर्ष के साथ हड़ताल करने से फायदा होगा? आदि बातों के साथ साथ मजदूरों की लड़ाई की ही तरह आजादी की लड़ाई में सफलता पाने के लिए क्या करें? विधान परिषद, म्यूनिसिपलिटी, लोकल बोर्ड आदि राजनीतिक सत्ताएं मजदूर, किसान और जनता के नियंत्रण में आना कितना आवश्यक है, आदि बातें डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में समझाई। इस सभा में उपस्थित विराट जनसागर के सामने बोलते डॉक्टर हुए बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा, आज शाम के अखबार में क्या छापा है देखिए। आपको विचित्र लीला दिखाई देगी। उसे अखबारों में जो खबरें प्रकाशित हुई है वे आश्चर्यजनक है। एक अखबार के मुताबिक मजदूरों की हड़ताल सफल नहीं हुई और सभी मजदूर काम पर हैं। मैं नहीं बताऊंगा ये सही है या गलत, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुंबई के अखबार मुंबई के मंत्रिमंडल ने और पूंजीपतियों ने खरीद लिए हैं। यही इससे दिखाई देता है। बेहद सफल हड़ताल के बारे में ऐसी झूठी और विपरीत हालात का चित्र खींचा जाए, ये निषेधाई है। इसलिए इस बात की चिंता न कीजिए कि अखबारों में क्या लिखा गया है। सामने जो दिखाई देता है वो देखिए और धीरज रखिए। आज अब 1.25 लाख कामगारों ने अपनी रोज की कमाई डुबोकर और अपने पेट की फिक्र को छोड़कर यहां आकर इस बिल के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है। कांग्रेस ने जो कानून बनाया आपने उसका विरोध किया। ऊपरी काउंसिल में इस बिल का मेरे मित्र जोशी विरोध करने वाले हैं, हालांकि उन्हें किसी से मदद मिलने वाली नहीं है। इसीलिए ये कानून हमारी छाती पर सवार होने वाला है। क्या हम सिर्फ यही करते रहेंगे कि कांग्रेस कानून बनाएगी और हम उसका विरोध करेंगे, केवल झंडे फहराएंगे, स्लोगन्स लगते चलाएंगे और फिर बैठे रहेंगे? तो मैं कहूंगा कि आपके जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। जिस कांग्रेस सरकार ने घोड़े पर सवार होकर हमारे लगाम लगाई, उस कांग्रेस सरकार को उड़ा देना ही सही है। कांग्रेस सरकार की दुकान को कानून बनाने का मौका बिल्कुल ना दीजिए। अगर हमने पहले ही अक्लमंदी दिखाई होती, ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को चुना होता, तो ये कानून पारित ही नहीं होता। आज कांग्रेस के पास अधिकाधिक मत है, इसलिए आज कांग्रेस ये कानून पारित कर सकती है। आज जहां सत्ता है उस जगह पर आप कब्जा करोगे तो ही आप टिके रहोगे। म्यूनिसिपालिटी, लोकल बोर्ड, विधान परिषद, जहां जहां राजनीतिक सत्ता है वे सभी स्थानों पर आप काबिज हो। आज यही कहा जा सकता है कि आज का कार्यक्रम सफल हुआ। मजदूर पार्टी के नेता अगले म्यूनिसिपल चुनाव में लड़ेंगे। आप अपने मत उन्हें को दें। पिछले 50 सालों में कांग्रेस ने जो इज्जत कमाई थी वो पिछले 15 महीनों में गंवाई है। आज अगर कांग्रेस सचमुच साम्राज्यशाही के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़े तो आजादी पाने के लिए मैं अपनी सारी शक्ति कांग्रेस की ओर से ही लगाऊंगा। लेकिन आज कांग्रेस जो साम्राज्यशाही के खिलाफ विरोध की भाषा बोल रही है वो केवल जनता को गुमराह करने के लिए। हालांकि मैं आज भी यही कहूंगा
कि अगर मैं पाऊं कि कांग्रेस ईमानदारी से आजादी के लिए युद्ध कर रही है तो मैं अपना आज का रुख त्याग कर आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार हूं। और इसीलिए मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप किसी भी चुनाव में मजदूरों के प्रतिनिधियों को ही चुनें, सरकार कानून बनाए और आप उसका केवल विरोध करें। यह कोई असल विरोध नहीं हुआ। जो आप नहीं चाहते, आपका अहित करने वाले कानून बनाने वाली कांग्रेस को आप क्यों चुनते हैं? मुंबई महापालिका के चुनाव करीब है। इस चुनाव में आप जिसे चाहे वोट दें, लेकिन कांग्रेस को ना दें। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी लड़ाई सही राह पर आगे नहीं बढ़ेगी, ये याद रखना। श्रोताओं का स्वागत। आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण की गहराइयों में उतर रहे हैं। मतलब एक ऐसा भाषण जो आज भी काफी गूंजता है। ये भाषण उन्होंने 7 नवंबर 1938 को मुंबई में दिया था और वो समय ऐसा था जब शहर, आप कह सकते हैं, मजदूरों के आंदोलन से उबल रहा था। हाँ बिल्कुल, 1938 का दौर और मुंबई में मजदूरों की हलचल, ये बहुत अहम समय था। हमारे पास जो स्रोत हैं वो अम्बेडकर ऑन वर्कर्स, पॉलिटिक्स एंड फ्रीडम के कुछ अंश हैं और इनसे पता चलता है कि ये भाषण बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल के खिलाफ जो एक विशाल हड़ताल हुई थी उसके ठीक बाद दिया गया था। हाँ, वो हड़ताल। सोचिए, 1.5 लाख कर्मचारी, उस जमाने के हिसाब से कितनी बड़ी संख्या रही होगी। उन्होंने अपनी एक दिन की दिहाड़ी कुर्बान करके सड़कों पर उतरे थे। बिल्कुल, ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये तो जैसे पूरा शहर थम गया था। सही। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इस ऐतिहासिक भाषण के जरिए डॉक्टर अंबेडकर के उस वक्त के विचारों को समझें, उनकी परतों को खोलें। पूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये विचार यात्रा। तो जैसा हमने कहा, 7 नवंबर 1938 का दिन था। मुंबई के 1.5 लाख कामगारों ने एक अभूतपूर्व एकता दिखाई और हड़ताल की। हाँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल के खिलाफ, जिसे मजदूर अपने हक पर हमला मान रहे थे। बिल्कुल, और ये हड़ताल सफल भी रही, मतलब बहुत सफल। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, जो खुद इस आयोजन के मुख्य वक्ताओं में थे, उन्होंने सिर्फ इस कामयाबी पर खुशी नहीं जताई। नहीं, उन्होंने तुरंत एक और मुद्दे की तरफ ध्यान खींचा। हाँ, उन्होंने सीधा मीडिया के रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने भरी सभा में हजारों लोगों से पूछा, भाई आपने शाम के अखबार देखे? उन्होंने बताया कि कैसे कुछ बड़े अखबारों ने छापा कि हड़ताल तो जी पूरी तरह फेल हो गई, कि सारे मजदूर डर के मारे या लालच में काम पर लौट गए। जबकि हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। सड़कें मजदूरों से भरी हुई थीं। वही तो, अंबेडकर ने इसे सीधे सीधे कहा कि ये सत्ता और पैसे का खेल है। ऐसा लगता है जैसे मुंबई के अखबारों को शहर के पूंजीपतियों और उस वक्त की जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की कांग्रेसी सरकार थी उसने खरीद लिया है। मतलब उन्होंने इसे सिर्फ गलत रिपोर्टिंग नहीं माना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे जानबूझकर फैलाया गया झूठ बताया। उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि इतनी बड़ी, शांतिपूर्ण और सफल हड़ताल को असफल बताना अत्यंत निषेधार्ह है, यानी घोर निंदनीय। हाँ, घोर निंदनीय। उन्होंने लोगों से अपील की कि भाई अखबारों की बातों में मत आओ, अपनी आंखों देखी सच्चाई पर भरोसा रखो। और ये देखिए, ये सिर्फ खबर का मामला नहीं था, ये तो सूचना पर नियंत्रण, मतलब इंफॉर्मेशन कंट्रोल का एक क्लासिक उदाहरण था। बिल्कुल। और जो बात इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर उस समय, यानी 1930s के दशक के आखिर में, मीडिया बायस को कितनी गहराई से समझ रहे थे। हाँ, जिसे हम आज शायद फेक न्यूज या प्रोपेगेंडा कह देते हैं। सही। उनका ये विश्लेषण कि अखबारों की कहानी और जमीनी सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क है, ये दिखाता है कि वो सत्ता, पूंजी और मीडिया के गठजोड़ को पहचान रहे थे। बिल्कुल, जो अक्सर सच को दबाने का काम करता है। उन्होंने इस पूरी स्थिति को क्या कहा? विचित्र लीला? हाँ, विचित्र लीला। ये शब्द सिर्फ एक ताना नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस विडंबना और उस कपट को उजागर कर रहा था जहां सच सामने है लेकिन उसे झुठलाया जा रहा है। ये सिर्फ मीडिया की आलोचना नहीं थी, ये सत्ता के चरित्र पर ही एक तरह की टिप्पणी थी। हाँ, ये विचित्र लीला शब्द वाकई बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन अंबेडकर यहीं नहीं रुके, मतलब सिर्फ मीडिया की आलोचना करके। उन्होंने इस अनुभव को एक बड़े सवाल से जोड़ा कि भाई आगे क्या? उन्होंने भीड़ से और शायद खुद से भी एक बड़ा चुभता हुआ सवाल पूछा, क्या हम मजदूरों का काम बस इतना ही है कि सरकारें, जैसे उस वक्त कांग्रेस सरकार थी, कानून बनाती रहें और हम उनका विरोध करते रहें? क्या हम बस झंडे उठाएंगे, नारे लगाएंगे, जुलूस निकालेंगे? हाँ, और फिर थक हार कर घर बैठ जाएंगे? उन्होंने कहा, ठीक है, आज हमने हड़ताल की, अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन क्या यही हमारी पूरी रणनीति है?
क्या यही तरीका है? और यहीं पर उनके भाषण का फोकस बदलता है। वो एक गहरे रणनीतिक मुद्दे की तरफ पढ़ते हैं। हाँ। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में, मतलब बिना किसी लाग लपेट के कहा कि जो लोग सिर्फ कानून बन जाने के बाद उसका विरोध करने को ही अपनी पूरी राजनीति समझते हैं, उनसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं। महामूर्ख, ये काफी कठोर शब्द है। हाँ, कठोर है, लेकिन ये शायद उनकी उस वक्त की फ्रस्ट्रेशन और अर्जेंसी को दिखाता है कि भाई सिर्फ रिएक्ट करना काफी नहीं है। वो कह रहे थे कि इस तरह के विरोध से हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाएगी, शायद हम अपनी भड़ास निकाल लेंगे, लेकिन सिस्टम में कोई फंडामेंटल बदलाव नहीं आएगा। मतलब सत्ताधारी तो कानून बनाते रहेंगे? बिल्कुल, और हम विरोध करते करते शायद थक जाएंगे। तो अगर सिर्फ विरोध करना महामूर्खता है, तो फिर समझदारी किसमें है? अंबेडकर ने इसका जवाब भी दिया। हाँ, दिया। उन्होंने कहा कि असली ताकत कानून बनने के बाद उसके विरोध में नहीं है, असली ताकत है उस प्रक्रिया को ही कंट्रोल करने में जहां से कानून बनते हैं। अच्छा, मतलब उस जगह पर काबिज होना जहां कानून बनाए जाते हैं। एकदम सही। उनका तर्क बहुत सीधा और पावरफुल था। आज जहां सत्ता है, उस जगह पर आप कब्जा करोगे तो ही आप टिके रहोगे। ये भविष्य की राजनीति के लिए एक तरह का क्लियर रोड मैप था। हाँ, ये तो बिल्कुल सीधी बात है। वो मजदूरों को सिर्फ फैक्ट्री के गेट तक या हड़ताल तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, वो उन्हें पॉलिटिकल पावर के सेंटर तक ले जाना चाहते थे। और उन्होंने सिर्फ हवा में सत्ता की बात नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ठोस उदाहरण दिए। म्युनिसिपैलिटी, लोकल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान परिषद, सत्ता के ये जो अलग अलग सेंटर्स हैं, इन सब पर मजदूरों का नियंत्रण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहीं से नीतियां बनती हैं, बजट तय होते हैं, फैसले लिए जाते हैं जो सीधे सीधे मजदूरों की जिंदगी पर असर डालते हैं। अगर इन जगहों पर मजदूरों के नुमाइंदे नहीं होंगे तो उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? सीधी सी बात है। तो ये लड़ाई सिर्फ हड़ताल या तनख्वाह बढ़ाने की नहीं थी, ये एक पूरा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था, सत्ता के ढांचे में अपनी जगह बनाना। बिल्कुल, और इसी सोच को उन्होंने फौरन आने वाले चुनावों से जोड़ा, खासकर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जो नजदीक थे। हाँ, उन्होंने मौके का सही इस्तेमाल किया। बिल्कुल, उन्होंने भीड़ से, जो ज्यादातर मजदूर वर्ग की ही थी, सीधे अपील की। कहा कि भाई आने वाले म्युनिसिपल चुनावों में आपको अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं और जिताने हैं। उन्होंने अपनी पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP के लिए वोट भी मांगा। हाँ, मांगा, और साथ ही बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना। और उसका तर्क क्या दिया? बहुत प्रैक्टिकल तर्क था कि भाई जिस कांग्रेस सरकार ने अभी अभी ये मजदूर विरोधी बिल पेश किया है, जिसने आपके हड़ताल को दबाने की कोशिश की है, जैसा मीडिया कवरेज से लग रहा था, उसे ही वोट देकर आप और मजबूत क्यों करना चाहते हैं? ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। उन्होंने फिर से अपनी बात दोहराई कि सरकार कानून बनाए और आप उसका केवल विरोध करें। ये कोई असल विरोध नहीं हुआ। हाँ, कि असली विरोध तो है सत्ता के समीकरणों को बदलना, ताकि ऐसे कानून बने ही नहीं जो आपके खिलाफ हों। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था, प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स से पावर पॉलिटिक्स की तरफ। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का कांग्रेस के प्रति जो रवैया था वो भी समझने लायक है। वो काफी जटिल था ना? हाँ, बहुत जटिल था। एक तरफ तो वो कांग्रेस की तीखी, आप कह सकते बेहद तीखी आलोचना कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में संघर्ष करके जो इज्जत और एक मॉरल अथॉरिटी कमाई थी, उसे सत्ता में आने के बाद सिर्फ 15 महीनों में ही गंवा दिया है। ये बहुत बड़ा इल्जाम था उस वक्त। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने का सिर्फ ढोंग कर रही है, असल में वो भी सत्ता का वही पुराना खेल खेल रही है और जनता को, खासकर मजदूरों और दलितों को गुमराह कर रही है। ये शायद उस वक्त कांग्रेस द्वारा लाए गए कुछ कानूनों, जैसे यही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल या शायद भूमि सुधार जैसे मुद्दों पर उनके रुख को लेकर उनकी निराशा दिखाती है। हाँ, उनकी गहरी निराशा और गुस्सा, बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंबेडकर सिर्फ आलोचना करके नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के सामने एक शर्त भी रख दी, एक दरवाजा खुला छोड़ा। हाँ, और ये उनके पॉलिटिकल रियलिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। सही कहा। हाँ, ये उनके भाषण का एक और बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा चौंकाने वाला पहलू है। इतनी कड़ी आलोचना के ठीक बाद उन्होंने कहा, अगर मैं पाऊं कि कांग्रेस ईमानदारी से आजादी के लिए युद्ध कर रही है, तो मैं अपना आज का रुख त्याग कर आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार हूं। सोचिए, जिस पार्टी की वो इतनी निंदा कर रहे थे, उसी के साथ मिलकर काम करने की पेशकश भी कर रहे थे। हाँ, लेकिन एक बड़ी शर्त पर, ईमानदारी से आजादी के लिए युद्ध। अब इसका मतलब क्या था? शायद ये कि कांग्रेस सिर्फ पॉलिटिकल आजादी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आजादी के लिए भी उतनी ही गंभीरता से लड़े। शायद ये कि कांग्रेस मजदूरों, किसानों, दलितों के हितों को नेशनल मूवमेंट के केंद्र में रखे। हो सकता है, बिल्कुल। तो ये विरोध कोई पर्सनल या परमानेंट नहीं था,
ये उस समय कांग्रेस की पॉलिसीज और प्रायोरिटीज पर आधारित एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी। अगर कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अपनी ईमानदारी साबित करती, जिसका मतलब अंबेडकर के लिए शायद ज्यादा समावेशी, ज्यादा वास्तविक स्वतंत्रता था, तो वो अपनी रणनीति बदलने को तैयार थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वे कितने व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे, जो सिचुएशन के हिसाब से अपने मूव्स प्लान कर रहे थे। हाँ, ये हमें उस दौर की जटिल राजनीति की एक झलक देता है। एकदम। एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन का बड़ा लक्ष्य था, दूसरी तरफ अलग अलग वर्गों और समुदायों के अपने हित, अपनी चिंताएं थीं। अंबेडकर इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये सशर्त प्रस्ताव ये भी दिखाता है कि वो स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को कम नहीं समझ रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि स्वराज का मतलब सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर ना हो, बल्कि समाज के सबसे निचले तबकों के लिए वो वास्तविक मुक्ति लेकर आए। तो अगर हम इस पूरे भाषण का सार निकालें, तो डॉक्टर अंबेडकर 1938 में मुंबई के मजदूरों को क्या संदेश दे रहे थे? पहला, कि भाई सिर्फ रिएक्टिव विरोध, मतलब प्रॉब्लम होने के बाद चिल्लाना काफी नहीं है। ये एक तरह की महामूर्खता है जो कहीं नहीं ले जाएगी। दूसरा, असली शक्ति और सुरक्षा जो है वो राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने में है, चाहे वो छोटी म्युनिसिपैलिटी हो या बड़ी विधानसभाएं। अपने प्रतिनिधि भेजो, सत्ता में हिस्सेदार बनो। हाँ, सत्ता में हिस्सेदारी। और तीसरा, कि राजनीतिक दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होते। गठबंधन जो है वो तात्कालिक परिस्थितियों, कॉमन गोल्स और सिद्धांतों के आधार पर बनते और बिगड़ते हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम की ईमानदारी का सिद्धांत, कांग्रेस के प्रति उनका जो कंडीशनल रवैया था, वो इसी का सबूत था। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये भाषण सिर्फ एक घटना पर रिएक्शन नहीं था। ये मजदूरों और बाकी वंचित समुदायों के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट था। हाँ, एक तरह से उन्हें फैक्ट्री के संघर्ष से निकालकर सीधे राजनीतिक सत्ता के खेल में एक अहम खिलाड़ी बनाने का आह्वान था। सही कहा। और जैसा कि अक्सर होता है, एक गहरी चर्चा अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह हाशिए पर पड़े समूहों के लिए, यहाँ खासकर मजदूर, पर उनके व्यापक विचार दलितों और अन्य वंचितों को भी शामिल करते थे, सीधे राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता पर कब्जे की वकालत की, वो आज के समय में कितनी प्रासंगिक है। हाँ, आज जब हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बनाम क्लास पॉलिटिक्स की बहसें सुनते हैं, तो अंबेडकर का ये 1938 का नजरिया हमें क्या सिखाता है? क्या वो वर्ग और पहचान को अलग देख रहे थे, या उनके लिए ये दोनों चीजें जुड़ी हुई थी? ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल। और एक और सवाल इतिहास के पन्नों से उठता है, अंबेडकर के साफ आह्वान का कि भाई सत्ता पर कब्जा करो, कांग्रेस को वोट मत दो, जब तक वो बदले नहीं। उस समय मुंबई के मजदूर आंदोलन पर क्या असर पड़ा होगा? हाँ, उनकी अपनी पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों ने आगे चलकर क्या मोड़ लिया होगा? क्या इस भाषण ने मजदूर आंदोलन को और ज्यादा पॉलिटिकल बना दिया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमारे श्रोता खुद भी सोच सकते हैं, शायद इतिहास की किताबों में और गहरे उतर कर देख सकते हैं। जय भीम साथियों। साथियों, अब तो जाग जाओ, जागोगे तो ही एक हो सकते हो। चलो एक हो जाओ। Friends, wake up now. If you don't wake up now, when will you wake up? Ambedkarites, unite. साथियों, अब तो जाग जाओ, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अंबेडकवादियों, सब एक हो जाओ। साथियों, अब तो जाग जाओ, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अंबेडकवादियों, सब एक हो जाओ। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है बाबा साहेब के भाषण से आपकी जानकारी बढ़ी होगी। हम आगे भी और वीडियो बनाकर बात साझी करते रहेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।